सनद रहे पत्रिका में आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर टी.आर. अरोड़ा जी से, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना में। आइए उनसे जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गोरखपुर हरियाणा में आप एक अणु विद्युत परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कही जा रही है, तो आप आम जनता को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जैसे ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो आखिर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो है क्या? मैडम, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इस हरियाणा स्टेट में ऑलमोस्ट 1984 या 88 के बाद से ये प्लान चल रही थी। और एक साइट सिलेक्शन कमेटी हुआ करती है जो अपॉइंट होती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से। उसमें जो कुछ स्पेशलिस्ट लोग होते हैं अपने अपने फील्ड के, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हों या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हों, रिसर्च से रिलेटेड हों, बीआरसी के। और इस कमेटी में कई ऐसे लोग हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं, बहुत तजर्बेकार हैं। वो जो है इस कमेटी के सदस्य होते हैं। वो एक गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कहने से वो प्रपोज करती है स्टेट गवर्नमेंट कि हमको यहाँ पे प्लांट चाहिए, इस लोकेशन में चाहिए। उस लोकेशन का सर्वे किया जाता है उसका। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड इनपुट्स होते हैं उनसे, स्टेट से, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऐसे हैं कि जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है उस एरिया की, उस एरिया में एग्रीकल्चर का क्या रोल है, क्या वो प्रेडोमिनेंट है या बैरन लैंड है जहाँ पे हम लगाने वाले हैं प्लांट। फिर उसके पास में कुछ एरोड्रम वगैरह तो नहीं है, या कोई स्ट्रेटजिक कोई इंस्टॉलेशन तो नहीं है जो कि हैम्पर करे, या कोई ऐसा कुछ धार्मिक स्थान हो यहाँ पे साल में 2-3 बार लोग ज़्यादा आते हों। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसका क्राइटेरिया है कि उनका कुछ उन्होंने एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया रखा हुआ है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं इसको। प्लस जो कूलिंग वाटर है, वो वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी एश्योर्ड है, हमको कितना चाहिए और उनके पास कितना देने के लिए है। फिर और अगली चीज़ ये होती है कि हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 मेगावाट का कोई यूनिट लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो वो 2000 मेगावाट को ले जाने के लिए क्या आपकी जो ग्रिड है, इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, वो उतनी कैपेसिटी की है और उतनी पावर को लेके जाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। वो उसके बाद में इनपुट्स लेने के बाद में फिर वो कमेटी डिसाइड करती है कि यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, और वो अपनी रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को देती है। वो उसको फिर प्रोसेस करके आगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भेजते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2 और डिपार्टमेंट के अलावा ये हमारी डिपार्टमेंट ऐसी है जो कि प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। तो वो एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, वो उसको रिव्यू करती है और उसके बाद में उसका इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया जाता है कि आप इसमें आगे चल सकते हैं। तो इन सब प्रोसेस से होकर ही हम एक जगह का सिलेक्शन करते हैं कि यहाँ पर पावर प्लांट बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो उसके बाद में जिस समय वो हम लोगों को इस चीज़ का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाता है, तो हम लोगों को ये कह दिया जाता है कि अभी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, हम भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, लेकिन एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमको जिस समय इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है, तो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज़ जितनी हैं एग्जीक्यूशन की, वो सारी हमारे पे इंटरेस्ट कर दी जाती हैं। तो हम लोग जो है उसमें, जैसे इसका अप्रूवल आया था आई थिंक 10 अक्टूबर 2009 को आया था इसका हरियाणा का अप्रूवल, और दिसंबर में हम लोग आए थे, टीम आई थी, हमारे CMD भी आए थे साथ में, और 2010 से हमने काम शुरू कर दिया लैंड एक्विजिशन का। और ये तो हो गया लैंड एक्विजिशन, और प्लांट की लोकेशन कहाँ पे और कैसे आती है ये मैंने आपको प्रोसेस बताई। अब यहाँ पे जो प्लांट आने वाला है वो हमारी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का है, जिसको हम कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टोटली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है हमारी। इनफैक्ट ओरिजिनल जो इनका डिज़ाइन था वो था एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड, उनका एक रिएक्टर टाइप यूनिट हुआ करता था। वो भी हम लोगों ने लगाया, हमारा RAPS राजस्थान में एक यूनिट उन्हीं का बना हुआ है। वो उस जो है हमारी टेक्नोलॉजी को, चूँकि आपको याद होगा कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था इंडिया ने 1974 में, उसके बाद में वो कैनेडियन जो है हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। तो सब्सिक्वेंट जब प्लांट कंप्लीट नहीं था, बाकी जितनी एक्टिविटीज़ थी हम लोगों ने की, और हम लोगों ने इतना इम्प्रोवाइज़ किया इस डिज़ाइन को कि वो डिज़ाइन आज की डेट में उनसे कहीं मैच नहीं कर रहा। हमारे सिस्टम्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड हैं, इतनी ज़्यादा सेफ्टी प्रिंसिपल्स और डिफेंस इन डेप्थ कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि डिफेंस इन डेप्थ क्या है। लेकिन जो हमारी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं
वो इस हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपीरियंस है उससे पता लग जाता है कि हाँ बिल्कुल इंसिडेंट फ्री हमारे प्लांट जो हैं जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के वो चल रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। और हम लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि इंसिडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू हैव टू टेक इट एज ए इंसिडेंट एज इफ इट हैज हैपेंड विद यू। तो वो उसको हम अपग्रेड करते हैं अपने आप को। उनकी जो इंटरनेशनल बॉडी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो उनके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो सारे अपना एक्सपीरियंस पूल इन करते हैं वो, और उस एक्सपीरियंस को वो शेयर करते हैं सभी जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्रीज होते हैं वो, और वो देन दे आर फ्री टू यू नो इम्प्रोवाइज ऑन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स सो दैट देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। वो एक केस स्टडी की तरह से हो जाता है। वो हर छोटी सी इंसिडेंट भी होगी जो उनको रिपोर्ट हुई है वो एक केस में जाता है अपने आप में, और उसमें जो लर्निंग लेसन है वो सब के सब लेते हैं और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं फिर। तो यहाँ हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्या कहेंगे? जैसे थर्मल पावर प्लांट हैं उनको हम जानते हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आम जनता क्या समझती है? न्यूक्लियर पावर प्लांट से कुछ मिथ्स भी है लोगों के बीच में, कुछ एप्रीहेंशंस हैं, कुछ एक फियर साइकोसिस है, कुछ एक डर बैठा हुआ है। वो उसका रूट काज जो है, कोई भी चीज़ कभी भी शुरू करें अगर आप अच्छे नोट से शुरू करते हैं, जैसे आप अच्छी अच्छी बातें करोगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन यही जाएगा कि आप बहुत सौम्य और सभ्य व्यक्तित्व वाले वो हैं। लेकिन हुआ क्या कि हमारा न्यूक्लियर जो था आफ्टर जिस समय ये मेंशन हुई है उसके बाद में जो एक बड़ा माइलस्टोन जो दिखा वो अनफॉर्चुनेटली हिरोशिमा नागासाकी एक्सप्लोजन से हुआ। तो उसका डिवास्टेटिंग रूप जो है वो लोगों ने पहले प्रत्यक्ष देखा, इससे पहले कि वो उस न्यूक्लियर पावर के बारे में जानते। उनको ये देखा कि इसके अंदर इतनी पावर है कि ये पूरे के पूरी सिटीज़ को उड़ा सकती है वो। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्लोली आपने टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ी होगी अपने, तो बच्चों के उसमें अगर करिकुलम में अगर आप बच्चों के उसी से पढ़ाना शुरू यंग एज से उनको देना शुरू कर देंगे भाई ऐसा हिरोशिमा और नागासाकी में जो एक्सप्लोजन हुआ था, तो माइंड के अंदर वो कैरी करेंगे किस इंप्रेशन को कि एटॉमिक एनर्जी जो है ये बहुत नेगेटिव है, बहुत डिवास्टेटिंग है, यूजफुल नहीं है, इससे बहुत लोग मर सकते हैं, खतरे वाली चीज़ है। तो आप जिस समय कोई चीज़ शुरू करते हैं नेगेटिव चीज़ के साथ में, तो आपकी आने वाली जनरेशन जब तक कि आप कुछ ऐसा रेडिकल स्टेप ना ले लें इन बिटवीन जिससे भी कि आप टर्न अराउंड करा सकें उसको। ये मैंने एक हमारे यहाँ लोकल एमपी साहब हैं उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोलिए कि बच्चों के करिकुलम में अगर आप हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं तो ये भी बात करें कि न्यूक्लियर जो पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कितना शेयर चल रहा है उसका, आज की डेट में कितना शेयर है। और अभी देखिए 16% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द वर्ल्ड इज थ्रू न्यूक्लियर मीन्स, है ना। 66% कोल की है लेकिन 16% इनकी भी है, 16.5% हाइड्रो की है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो हम किस तरीके से उस चीज़ के बारे में अपने आप को अवगत कराते हैं और अपने जो सबकॉन्शियस में उसके आइडियाज़ को इम्बेब करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम आगे इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो वो एक डिवास्टेटिंग रूप जो है वो आ गया, तो इसलिए जो है हमको थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कहीं एस्टेब्लिश करने जाते हैं। न्यूक्लियर मतलब उनको लगता है एटॉमिक का मतलब ही समझते हैं कि एटॉमिक बम, जबकि एटम के इतने मतलब अच्छे उसकी एप्लीकेशंस हैं कि उसके बिना आप रह नहीं सकते। आपके अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर फ्रैक्चर हो गया तो आप फ़ौरन जाते हो कि एक्सरे करा लो, लेकिन वो एक्सरे आ कहाँ से रहा है वो, अब इस चीज़ के बारे में वो जानता नहीं है। जी मिस्टर अरोड़ा, हम बात करेंगे बेनिफिट्स की तो बाद में, लेकिन अभी हम ये जानना चाहते हैं कि आसपास जो आम गांव के लोग हैं, आम जनता है, उनमें क्या क्या भ्रांतियां हैं इस पावर प्लांट को लेकर? मैडम मैं आपका जो पहले क्वेश्चन था उसका थोड़ा पार्ट मैं आपको देके उसके बाद चलूँगा कि आपने थर्मल की बात करी थी, तो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या डिफरेंस है मैं वो बता दूँ। इसमें डिफरेंस यही है कि हम किस चीज़ से हीट जनरेट कर रहे हैं। हीट उनके यहाँ हीट जनरेट होती है कोल से, वाटर को पानी को उसमें मतलब हीट दी जाती है, बॉयल होता है, स्टीम बन जाती है, स्टीम से टरबाइन रोल करती है और जनरेटर टर्बो जनरेटर काम करता है और उसके बाद बिजली पैदा हो जाती है। हमारे यहाँ जो हीट सोर्स है वो है यूरेनियम 235 हम यूज़ करते हैं एज ए फिसाइल मटेरियल, और उसमें विखंडन होता है, उसमें फिशनिंग प्रोसेस से हम एक फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट उसकी बिजली जनरेट होती है एक फिशन से। तो इसमें जो जितनी टोटल हीट है उससे फिर सेम चीज़ करते हैं हम, पानी को हीट देते हैं, वो बॉयल होता है, सेपरेटेड स्टीम बनता है, उसको टरबाइन चलाता है। तो बेसिक फ़र्क जो इसमें रह गया वो है आपका हीट सोर्स का, एक साइड में कोल है, एक साइड में न्यूक्लियर है, बाकी कन्वेंशनल प्रोसेस जो है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अभी आपने ये कहा कि लोगों के अंदर क्या भ्रांतियाँ हैं, तो
जब हम लोग यहाँ पे 2010 में आए थे, उस समय लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ये न्यूक्लियर पावर है क्या। और कुछ लोगों ने यहाँ भ्रांतियाँ फैला दी, उसके कारण काफ़ी हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनको समझाने में काफ़ी टाइम लग गया। हमने कई सारे एक्सपर्ट टीम्स मंगवाई अपनी, बॉम्बे से, हेड ऑफिस से, BRC से, बॉम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी सी चेंजेस आनी शुरू हुई हैं, और आज बाई एंड लार्ज मुझे लगता है लोगों में एक्सेप्टेंस है। कुछ ताकतें फिर भी काम करती हैं कि इसको डिस्ट्रक्ट किया जाए कैसे भी, लेकिन हम लोगों का जो कर्तव्य है, हम उस निष्ठा से हम काम करते जा रहे हैं। हम लोगों को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और हमने हर जगह हमारे सभी साइट्स पे ऐसी ही एक सिचुएशन फेस करते हैं हम, और बाद में लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। किस तरह की दिक्कत की आप बात कर रहे हैं? अब ये आ गई, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो एटॉमिक एनर्जी मतलब एटम बम का जो डिवास्टेटिंग रूप है वो माइंड में उनके बैठ गया। तो उसके बाद में आप कोई भी बात करिए उनको, वो उसी से रिलेट कर लेंगे वो। तो उनको लगता है, अब बड़ा अजीब सा एक किसी ने कमेंट करी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था और MBBS डॉक्टर हैं वो फतेहाबाद के। तो अब मुझे कहने लगे कि सर ऐसा है कि ये जो आप बिल्डिंग बनाएंगे, आपकी फ़ोटो देखी हमने, वो तो ऐसा लगता है बम शेल टाइप है एक, और अगर वो फट गया कहीं तो जी। मैं कि सर आप क्या परसीव कर रहे हो, कितनी बड़ी चीज़ होगी वो, मतलब कोई आपको लगता है कि 5, 7, 10 फुट होगा या 10 यार्ड होगा, 10 मीटर होगा, या क्या होगा? कहते नहीं काफ़ी बड़ा दिखा हमको, मैं फिर भी कुछ अंदाज़ा लगाइए, आपने तो देखा ही, आपने तो प्लांट देखा नहीं है। कहते हैं लगा लीजिए साहब ऐसे कोई 20-25 फुट होगा वो। मैं कहा सर आप बिल्कुल किसी और डोमेन में सोच रहे हो, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट चलिए, हम आपको दिखाएंगे कि वो कॉन्सेप्ट जो है, वो बिल्डिंग इतनी ऊंची है वो, और उसको आप कह रहे हो कि ये बम की तरह फट जाएगी, और फट जाएगी तो इसकी सारी जितनी चीज़ें हैं वो सब बाहर निकल के आ जाएंगी, यहाँ की ज़मीन खराब हो जाएगी, यहाँ लोगों के ऊपर रेडिएशन आ जाएगी। मैं क्या, अगर ऐसा है तो मुझे एक भी ऐसी इंसिडेंट हिंदुस्तान में दिखा दीजिए, इंडिया में जहाँ ऐसी हुई हो। और हमारे इस समय 20 प्लांट ऑपरेट कर रहे हैं और कई सारे बन रहे हैं जी। तो वो थोड़े से उनको लगा कि यार कुछ गलत बोल गया मैं, तो उन्होंने कहा अच्छा आप बता दीजिए साहब। तो मैंने कहा कि आपको समझाता हूँ। फिर मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता करके समझाया कि न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, इसको किस तरीके से कंटेन करते हैं हम लोग। हम लोगों ने एक के बाद एक बाउंड्रीज बनाई है ताकि अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो जाए तो रेडिएशन रिलीज पब्लिक डोमेन में न जाए। इस कंसेप्ट को बोलते हैं डिफेंस इन डेप्थ कंसेप्ट, जो मैं आपको बोल रहा था मैं, डिफेंस इन डेप्थ कंसेप्ट कहते हैं। जहाँ पर मटेरियल रखा जाता है, जहाँ पे उसको बोलते हैं कोर। जी, कोर एरिया। एक तो हो गया आपको बंडल दिखाया, मल्टीपल वॉल्स होंगे। अब यहाँ बिल्कुल से बहुत बिल्कुल परफेक्ट, आपने एज ए साइंटिफिक कम्युनिटी मुझे अच्छा लगा कि आपने ये बोला। आपका जो फिशनेबल मटेरियल है वो पहले ही एक ट्यूब में कंटेन्ड है मैडम, वो ट्यूब ऑलरेडी उसको इंटीग्रिटी दे रही है। उस ट्यूब के ऊपर एक और है पाइप है जिसके ऊपर उसको रिटेन करते हैं, जिसमें से पानी निकलता है, वो एक और हो गई, बैरियर हो गया वो। अच्छा, उसके ऊपर एक और बैरियर है जो पूरा केस है, उसको बोलते हैं कोर। वहाँ से टूटा है, यहाँ से नहीं निकलेगा। उसके बाद जो पाइपलाइन है हमारी जिसमें से पानी फ्लो करता है, वो भी बैरियर का काम करता है। वो पाइपलाइन की थिकनेस बैरियर का काम करती है वो जी। और हमारे वेल्डेड जॉइंट्स होते हैं, उसमें से कहीं जा नहीं सकता वो। अगर वहाँ से भी निकल जाए अगर वो, तो हमारी एक कंटेनमेंट है, वॉल है, और वो बहुत थिक वॉल है, बहुत प्री स्ट्रेस्ड है वो। प्री स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने उसको प्रेशराइज हो जाए किसी तरीके से, तो वो इतना स्ट्रेस बर्दाश्त कर लेती है वो कि टूटने से पहले तो यही ठंडा हो जाएगा, मतलब इतनी उसकी स्ट्रेंथ होती है वो। तो वो बैरियर हो गया। अच्छा, अगर वहाँ से भी निकल जाए, सपोज करिए लीक हो जाए, तो एक और आगे कंटेनमेंट उसकी आती है जी। मतलब कंटेनमेंट विद इन ए कंटेनमेंट। आप यूँ समझिए जैसे कुकर विद इन ए कुकर जी। आप समझिए इसको, थोड़ा सा देखेंगे आम भाषा में समझने के लिए। एक कुकर के बीच में कुकर, मतलब अंदर वाला फट जाए तो ऊपर वाला फिर संभाल ले उसको जी। अच्छा, वहाँ से भी अगर निकल गया सपोज करो, तो हमने उसको एरिया को इतना लिमिट करके दूर दूर रखा हुआ है वो कि आम पब्लिक के पास में नहीं जाए वो। हम लोग तो ट्रेंड हैं, हम लोग को मालूम है कैसे टैकल करना है, लेकिन आम पब्लिक को समझाने के लिए हम लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम जाने नहीं देते। तो एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन एक संस्था है वो, ये तो उन्होंने अपने कुछ नॉर्म्स निकाले हुए हैं कि देखिए अगर कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है तो आपकी बाउंड्री पे, जो प्लांट की बाउंड्री है जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आपकी डोज रेट, रेडिएशन डोज रेट इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आपको हैरानगी होगी सुन के, हो सकता है आपको ये चीज़ की हैरानगी होगी कि हमारे यहाँ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड एक बॉडी है जो कि हम लोगों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कमीशनिंग एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो हम लोगों को पीरियडिक रिपोर्ट देनी पड़ती है, उनकी टीम आती है, देखती है कि बिल्कुल सही तरीके से प्रोसीजरली काम कर रहे हैं कि नहीं, इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वायलेट तो नहीं हो रहे कहीं जी। उन्होंने जो डोज करी है यहाँ पे फिक्स करी है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो डोज
जो इंटरनेशनल बॉडी ने करी है उससे कम है, बहुत कम है। ओके जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल यूनिट 1 रखा हुआ है, इन्होंने 0.5 रखा है, 0.5 से ऊपर नहीं जा सकते। और मज़ेदार चीज़ ये है कि हम इस 0.5 का भी 1/100th वो हमारी डोज रेट है वहाँ पे। ओके ये है हमारा सेफ्टी स्टैंडर्ड। जी। इस कंसेप्ट को बोलते हैं डिफेंस इन डेप्थ। और इस पर ऑलरेडी एक रेगुलरिटी चेक होता है। हाँ बिल्कुल 100% होता है, एनुअली होता है, हर समय होता है वो। और एंड मज़ेदार चीज़ ये है कि हम लोग, हमारी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऐसी ऐसी संस्थाओं की मेंबर है जहाँ पे एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है। एक्सपीरियंस शेयरिंग मतलब जितने इससे पहले कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले कुछ बोले करने के लिए, वो उस जैसे हमारा एक ऑफिस वहाँ पे जापान में भी है, हमारा उसमें ऑफिसर बैठता है वहाँ पे, और वो उन बॉडीज़ के सारे मेंबर्स वहाँ बैठा करते हैं, तो शेयरिंग होती है हर चीज़ की। फीडबैक मतलब कहीं का फीडबैक कहाँ, हमारी यहाँ पे इंस्पेक्शन होती है, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन हैं जी। उन्होंने हम लोगों के कई प्लांट्स को हाईएस्ट रेटिंग दी है, अवार्ड दिया हुआ है उन्होंने कि इससे ज़्यादा बढ़िया और सेफ रिएक्टर कोई नहीं है। जी। कुछ आम धारणाएं हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल्स का कुछ वेस्ट होगा, या जो पानी कूलिंग कर रहा है वो ऑलरेडी आप डिस्पोज करेंगे तो वो वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, अगर वो हमारी सोल में जाता है, अर्थ पे जाता है, वो आसपास के प्लांट्स पर, एनिमल्स पर या ह्यूमन बीइंग पर क्या इफ़ेक्ट डालेगा। कुछ रेडिएशंस का मटेरियल जो हम बाहर निकाल रहे हैं, कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं उनमें से, या मटेरियल को ही हम बाहर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो इस तरह की कुछ आम धारणाएं हैं लोगों में कि उसके बारे में कुछ मैं आपके प्रश्न को 2 भागों में डिवाइड करूंगा। जी। एक, आपने कूलिंग वाटर की बात करी कि पानी जो है हम यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद में जब उसको डिस्चार्ज करते हैं उसकी टेम्परेचर हाई हो जाती है, या उसमें प्रोबेबिलिटी होती है न्यूक्लियर रेडिएशन की। एक तो ये, और दूसरी मैं डायरेक्टली लेता हूँ रेडिएशन वाली, कि वो आपने जो वेस्ट की बात करी है उसके ऊपर मैं करूँगा। पहले तो मैं आपको कूलिंग वाटर की बात बता दूँ कि हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो उस पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं आता जिस पानी से हम कूलिंग करते हैं, है ना। 2 तरह की कूलिंग हुआ करती है, एक होती है वंस थ्रू कूलिंग। वंस थ्रू कूलिंग मतलब उधर से पानी आया, ठंडा किया और गया। दूसरा हम कूलिंग टावर से करते हैं कूलिंग। कूलिंग टावर से क्या करते हैं कूलिंग, कि हम जो आपका पानी रिटर्न हुआ उसको वेपोरेट, मतलब उसमें कूलिंग टावर में स्प्रे कर देते हैं, तो उसमें वो उससे ठंडा हो जाता है वो। अगर कोई चीज़ मैं ऊपर से पानी फेंकूँ, इधर से भाप जा रही है, इधर से पानी आ रहा है, तो वो पानी जो भाप बना वो तो ठंडा होकर गिरेगा ना नीचे। तो उसमें क्या है कि वही पानी मैं फिर से रिसाइकिल करके फिर से उसको ठंडा अगर आ गया तो फिर कंडेंसर में भेज देता हूँ। बेसिकली क्या है कि जो आपकी टरबाइन चल रही है वो स्टीम से चल रही है, स्टीम घुमा रही है उसको। जो वाटर बॉयल हो रहा था, जो वाटर बॉयल हुआ था, हाई प्रेशर पे आ गया, वो स्टीम वो कर रहा है वो। अब उस पानी को वो निकल गया, उसने घुमाया, घुमा के ठंडा हुआ, वो पानी बन गया, तो आपको टेम्परेचर हाई मिल गई पानी की। इस पानी को ठंडा, इस प्रोसेस से जो वाटर स्टीम में बदलता है, वापस कंडेंस होगा और वापस वाटर में बदल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाएगा, तो उस वाटर में कोई मटेरियल, कोई वो रेडिएशन के ये जो आयोनाइज्ड हो जाए, नहीं, कोई आयोनाइजेशन होती नहीं है मैडम इतनी जल्दी, क्योंकि इसके टेम्परेचर और प्रेशर ऐसे मेंटेन किए जाते हैं कि कोई उसमें कोई केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज आती नहीं है ना। तो जो पानी आया उसने कंडेंसर को कंडेंस किया, मतलब इंटरनल जो टरबाइन रोल किया, और बाहर से एक लूप से पानी आ रहा है। आप समझिए ये 2 ट्यूबें हैं, एक ये ट्यूब, एक ये ट्यूब। एक ट्यूब का पानी आ रहा है नहर से, वो आया यहाँ से, उसने ठंडा किया और चला गया। किसको ठंडा कर रहा है वो, इसको कर रहा है जो साथ में। इस ट्यूब में गर्म पानी जा रहा है वो, तो इसकी ट्यूब की जैसे हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है उसमें, आप समझ सकते हो ना। तो सिर्फ प्रिंसिपल यही है, कांटेक्ट में नहीं है किसी भी मटेरियल, किसी भी कांटेक्ट में नहीं आता। तो वो वाटर अगर हम रीयूज भी करते हैं, ड्रिंकेबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ बिल्कुल हम लोग करते हैं, हम यूज ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग के कई सारे प्लांट में, मतलब जो जहाँ पे सी नहीं है और हम रिवर से पानी लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हम लोग खुद फैमिलीज भी पीती हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती इसमें। ये तो हो गया पानी का। और यहाँ पे क्या है कि चूँकि हम कैनाल से ड्रा कर रहे हैं पानी, तो उसको इकोनोमाइज करना, उसका यूज़ करना, उसका इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये आप स्टेट की शेयरिंग से पानी ले रहे हैं। आपको भाखड़ा ने अपने कुछ शेयर दिया हुआ है, उस शेयर से मैनेज करना है आपको ग्रोथ भी अपनी स्टेट की देखनी है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपेरेटिव कि हम उसका पानी जो है उसको इकोनोमाइज करते हैं यूज़ के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक एक यूनिट के साथ में हमारे 2-2 कूलिंग टावर बनने वाले हैं। आपने कूलिंग टावर देखे होंगे खेदर प्लांट में जी, तकरीबन उसी साइज के कूलिंग टावर यहाँ एक एक यूनिट के साथ होंगे, 8 होंगे ऐसे, है ना मैडम। तो 8 क्यों, मेरे ख्याल 700 मेगावाट, 16
जी। एक के साथ 4। तो वो कूलिंग टावर जो है वो यहाँ लगेंगे, तो जो आपका डायरेक्ट पानी जो कूलिंग के लिए जाता है, आपको सिर्फ मेकअप वाटर की जरूरत होगी कि जो एवेपोरेट हो जाता है कंडेंसर से, इसमें कूलिंग टावर से, उसी का मेकअप करना पड़ेगा सिर्फ। तो बहुत कम क्वांटिटी चाहिए। वो वाटर हम दोबारा से यूज़ करते हैं बॉइलिंग के बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल 100% करते हैं। उस पानी को आप खेती में भी यूज़ कर सकते हो, पीने में यूज़ कर सकते हो, पशु भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रेडिएशंस का कुछ इफेक्ट या कोई एमिट होते हैं? इसमें कोई रेडिएशन का इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कही है आपने, इस रेडिएशन का इफेक्ट को मॉनिटरिंग करने के लिए, क्योंकि ये हम कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर कोई इस चीज़ को कहे तो ज़्यादा सही है वो जी। तो वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने, उनके पास में एक एनवायरनमेंट सर्वे लैब है। तो हमारे हर एक प्लांट में एनवायरनमेंट सर्वे लैब जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाले जो वो एस्टेब्लिश करते हैं। वो इंडिपेंडेंटली चेक करते हैं और इंडिपेंडेंटली चेक करके वो बीआरसी में डेटाबेस में भेजते हैं। वो वहाँ पे डीआई के लेवल, एटॉमिक एनर्जी के लेवल पे वो जाके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के लेवल पे सारी चीज़ें चेक होती हैं और उसके बाद में कमेंट होती हैं वो। तो वो यहाँ पे लैब रहेगी। अच्छा, उसका रोल क्या है? अब आपने रेडिएशन की बात करी, तो वो ये भी देखते हैं कि किस एरिया में कितनी रेडिएशन है यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है। या अगर कोई सपोज करिए गाय भैंस कोई चारा कर रही है, तो अगर वो रेडिएशन वाला मटेरियल उसके अंदर चला जाए तो उसके दूध की क्वालिटी पे असर पड़ेगा। जी। तो वो क्या करते हैं, दूध के सैंपल ले लेते हैं उनके, उनमें देखते हैं रेडिएशन तो नहीं आ रही। फिर